सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, 3-4 दिन के दिनों में मैं वीडियो नहीं डाल पाया, शादी में अचानक जाना पड़ा और मैसेज भी नहीं डाल पाया, इसके लिए सॉरी। आज की इस वीडियो में हम आरटेट 2011 लेवल फर्स्ट के 30 मनोविज्ञान के प्रश्नों की चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से। इससे पहले आपने ये वीडियो कहीं नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें 30 प्रश्न ही नहीं, 30 प्रश्नों का इतना विश्लेषण बता रखा है कि उसके आसपास आने वाले जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो इससे पहले आपको बता दें जानकारी के लिए कि इस चैनल पर आपको रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के बाल मनोविज्ञान की तैयारी, रीट लेवल फर्स्ट की मैथ्स की तैयारी, रीट लेवल सेकंड की मैथ्स की तैयारी, रीट लेवल सेकंड के साइंस की तैयारी और शिक्षण विधियों से संबंधित मैटर आपको इस चैनल पर मिलेगा। थ्योरेटिकल मैटर भी मिलेगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज मिलेंगे और ओल्ड पेपर भी आपको मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और ऐसे भाई बंधुओं को जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं या ऐसी घरेलू महिलाएं जो घर पर अपना काम काज करके तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें और लिंक भी शेयर करें, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें, उनको भी बताएं इस चैनल के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। रीट 2011, पहले आरटेट नाम था, अब उसके बाद है रीट 2015, 17, 18, ये सारी चीज़ों में आए हुए हैं, सारे वर्षों में। तो हम आरटेट 2011 के बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किस अवस्था में खिलौनों की आयु कहा जाता है? हमने 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था और इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके यहाँ पर खिलौनों की अवस्था में? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा पूर्व बाल्यावस्था की। जब बच्चा शैशवावस्था से जैसे ही जंप करता है अगली अवस्था में, तो वो पूर्व बाल्यावस्था रहती है और उसके बाद फिर उत्तर बाल्यावस्था रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? मतलब 3 विशेषताएं हैं और कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला हम देखें दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा देखें अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा देखें प्रश्न करने की अवस्था और चौथा देखें खेलने की अवस्था। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताएं आप। तो यहाँ पर देखें कि दल समूह में रहने की अवस्था ये भी सही लग रहा है, अनुकरण करने की अवस्था भी सही लग रहा है, प्रश्न करने की अवस्था भी सही लग रहा है, पर क्वेश्चन करने की, ये खेलने की जो अवस्था है वो सही नहीं लग रहा है। तो ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और संख्या, तीसरा ऑप्शन है संख्या और चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र। नेक्स्ट हम देखें, विकास का अर्थ है, पहला पॉइंट बता रखा है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा बता रखा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, तीसरा बता रखा है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, चौथा बता रखा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। तो 4 ऑप्शन बता रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपके लिए? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ये आपका विकास से संबंधित हो जाएगा। विकास का जो सही अर्थ ये हो जाएगा अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट हम देखें,
विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन दे रखा है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। दूसरा है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तीसरा विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से होता है। चौथा विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ सही नहीं है वाला हो जाएगा, गलती हो गई थोड़ा, सही नहीं है वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, यह वाला जो कथन है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं। दूसरा है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तीसरा है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और चौथा है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 6 में? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना जो है वो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करने प्राय। पहला ऑप्शन है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। दूसरा कुल मिलाकर हानिकारक होता है। तीसरा दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। और चौथा लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करने से संबंधित बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज डी, लाभकारी या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। नेक्स्ट हम देखें, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है, राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने की किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है शास्त्रीय अनुबंधन का। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। तीसरा है प्रयत्न व भूल का। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्रश्न को एक बार और पढ़ें ध्यान से, क्योंकि जब बड़े प्रश्न होते हैं, बड़े प्रश्नों की लाइन होती है, तो उनको ध्यान से पढ़ने में सही रहता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव ने दिया था ये, पावलोव नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट हम देखें, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? पहला मित्रों के द्वारा उपहास। दूसरा मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। तीसरा मीन में निकालना बंद करना। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण सही हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज ए, मित्रों के द्वारा उपहास। नेक्स्ट हम देखें, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा दे रखा है आपके सामने? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है। दूसरा दे रखा है यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। तीसरा दे रखा है यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। और चौथा यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त नहीं है वाला बताना आपको। 3 तो हैं इसमें और चौथा नहीं है। कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। नेक्स्ट हम देखें, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। पहला है अभ्यस्तता। दूसरा है अधिगम। तीसरा है अस्थायी अधिगम। और चौथा है अभिप्रेरणा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज अभ्यस्तता।
बिजी रहना मतलब एक तरह से। उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाला अस्थायी जो परिवर्तन है वो क्या है? अभ्यस्तता। नेक्स्ट देखें प्रश्न नंबर 12, विद्यार्थियों के अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन दे रखा है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। दूसरा दे रखा है किसी विचार को दोहराना या दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना। तीसरा है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। और चौथा है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सी विधि जो है वो अध्यापक को नहीं अपनानी चाहिए? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो दबाव डालकर उसको राजी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दे रखा है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। दूसरा, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को विकास प्रेरक कहा जाता है। तीसरा, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। और चौथा है इनमें से सभी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में सही कथन हो जाएगा? तो यहाँ पर ऊपर दिए गए तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम देखें 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। इसमें रुचि लेना प्रारंभ करता है धर्म में या मानव शरीर में या यौन संबंधों में या विद्यालय में। तो किसमें ज़्यादा रुचि लेने लगता है ये आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, विद्यालय में। नेक्स्ट हम देखें कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती हैं एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? कौन सा सिद्धांत है बताना है। गुण सिद्धांत है या प्रकार सिद्धांत है या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है या व्यवहारवाद का सिद्धांत है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो मानव मस्तिष्क को एक बड़ी बर्फ की चट्टान के समान मानता है जो अधिकांशतः छिपी रहती हैं और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होता है जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखें कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है प्रक्षेपण, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है प्रतिक्रिया निर्माण और चौथा है उदात्तीकरण। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विस्थापन। मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बच्चा चला जाएगा, फिर पहली स्थिति में जब आएगा तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, मतलब विस्थापन ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें प्रश्न नंबर 17, समायोजन या एडजस्टमेंट से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर समायोजन एडजस्टमेंट से संबंधित बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवश्यकताओं को, नीड्स को, है ना। नेक्स्ट हम देखें निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है बाल अपराध को, दूसरा है कमजोरों को डराने वाला, तीसरा है भगोड़ापन, चौथा है स्वलीनता। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वलीनता। अगर आपको कोई सा हिंदी ऑप्शन समझ में नहीं आया तो आप इंग्लिश में जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी देख सकते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम देखें निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला है समावेशित शिक्षा द्वारा, दूसरा है मुख्य धारा में डालकर, तीसरा है समाकलन द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? समावेशित शिक्षा द्वारा। करेक्ट ऑप्शन इज समावेशित शिक्षा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है वाला ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। दूसरा, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना। तीसरा, वातावरण के साथ अनुकूलन में कमी। और चौथा, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? मानसिक मंदता की विशेषता में मतलब 3 तो विशेषताएं दे रखी हैं, पर कौन सी विशेषता नहीं दे रखी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो इसकी विशेषता नहीं है मानसिक मंदता की, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। नेक्स्ट हम देखें प्रश्न नंबर 21। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? पहला, सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, रुचियों की भिन्नता। और चौथा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अच्छा है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 22। कमजोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन दे रखा है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, या ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमजोर वर्ग के बालकों के लिए? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात कितना होगा? मतलब यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी है वो इतने बच्चों पर इतने शिक्षक वो दे रखा है ना। तो 30 बच्चों पर, 40 बच्चों पर, या 45 पर, या 50 पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हम देखें 1:40 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट हम देखें, क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 3 कथन सही हैं और चौथा कथन सही नहीं है। तो आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं। पहला ऑप्शन लिखा है, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। दूसरा, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। और चौथा, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा? 3 तो सही है और कौन सा सही नहीं होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देखें करेक्ट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ये ऑप्शन गलत है, मतलब सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सही नहीं है? परीक्षा में सही नहीं है, सत्य नहीं है, इस प्रकार से बहुत सारे आते हैं। तो आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ने होंगे। तो पहला ऑप्शन लिखा है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। तीसरा, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। और चौथा, शिक्षण अनुवेशन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन में से? जो
शिक्षण के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षण अन्वेषण है, यह वाली जो बात है वो गलत। नेक्स्ट हम देखें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा RCF 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, RCF। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गुणवत्ता आयाम के शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किसको दिया गया है? पहला ऑप्शन है भौतिक संसाधनों को, दूसरा है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, तीसरा है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को, और चौथा दे रखा है बालकों के संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपको सही ऑप्शन बताना है यहाँ पर 26वें में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट हम देखें प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? पहला ऑप्शन है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, दूसरा विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, और तीसरा प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, और चौथा इनमें से सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के लिए परीक्षा संबंधी सुधार के लिए सही बताया गया है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, यह बताया गया है। नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट हम देखें दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, दूसरा विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, तीसरा वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, और चौथा विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दबाव को कम करने और परीक्षाओं की सफलता के लिए? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य है पहला जिन बालकों को धीमी गति से सीखने एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, दूसरा जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, तीसरा अधिगम की कठिनाइयाँ एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, और चौथा उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण करना। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मूल्यांकन का सही तरीके से अगर उद्देश्य देखा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें इसका, RTET 2011 का। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? पहला वीडियो अनुरूपण को, दूसरा प्रदर्शन को, तीसरा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और चौथा इनमें से सभी। जरूरी नहीं कि इनमें से सभी वाला हर में सही हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन को जरूर पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर पर जाना है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी होगा, स्वयं के द्वारा किया गया जो अनुभव है वो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए बेहतर होगा। और प्राथमिक विद्यालय के बालक जो हैं वो कक्षा 1 से 5 तक वाले आते हैं, और उच्च प्राथमिक वाले देखें तो वो 6 से 8 तक वाले आते हैं, और 9वीं 10वीं वाले जो हैं वो माध्यमिक के अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी, और 11वीं 12वीं वाले जो हैं वो उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन RTET 2011 के। अब आपके अगली वीडियो में RTET 2011 रेट लेवल से RTET 2011 लेवल सेकंड के क्वेश्चन भी, फिर 12 वाले, फिर 13 वाले, फिर 15, फिर 16 वाले, 18 वाले, सभी को एक एक करके आपके सामने विश्लेषित करके बताया जाएगा और आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जाएगा। अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर, जिस पर भी आपका अकाउंट है उस पर, और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कीजिए। अलग अलग रजिस्टर बनाइए ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको की तैयारी
में मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। जितनी मुझसे होगी उतनी आपके लिए कोशिश करूंगा। आप भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें आप मेरे से किस प्रकार की और तैयारी में मदद चाहते हैं, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।